अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ में खुशबू पांडे। बीजेपी सांसद ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए। ओम बिरला लगातार दूसरी बार संसद के निचले सदन लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। चुनाव के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओम बिरला से हाथ मिलाकर बधाई दी है। साथ ही ओम बिरला को चेयर तक लेकर गए। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, जदयू सदस्य ललन सिंह समेत तमाम सांसदों ने भी ओम बिरला को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बधाई के साथ साथ विपक्ष को बोलने का मौका देकर संविधान की रक्षा का अपना दायित्व निभाने की अपील की है। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. मैं अपनी तरफ से अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय परिषद के माननीय सभी सदस्यगण, सभी दलों के नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा स्पीकर बनने पर ओम बिरला को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई और शुभकामनाएं दी है। देखते हैं क्या कुछ लिखा है मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री ने लिखा है, जनप्रिय मृदुभाषी राजनेता श्री ओम बिरला जी को लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हृदय तल से बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा है, पूर्ण विश्वास है कि आपके यशस्वी नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद की गरिमा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। आपके स्वर्णिम कार्यकाल के लिए अनंत मंगल कामनाएं। देश में 25 जून को 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से लगाए गए इमरजेंसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह किया है और कांग्रेस ने देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ भी किया है। माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके इस प्रयास के लिए माननीय श्री बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्हें अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए सभी नवनिर्वाचित माननीय संसद सदस्यों को अपनी हृदय से बधाई भी देता हूं और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्य रात्रि में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था, जिस संविधान की शपथ लेकर के वह
देश की प्रधानमंत्री बनी थी। यह न केवल संविधान का गला घोंटने का उनकी कुत्सित प्रयास थे, बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। साहिबाबाद साइड 4 इलाके में सीएल कंपनी स्थित है। आपको बता दें कि ये इस कंपनी के 50 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गाजियाबाद दौरा है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कार्यक्रम है। 50 साल होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गाजियाबाद से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोकसभा में स्पीकर को लेकर चल रही उठापटक के बीच आज चुनाव में ओम बिरला को दोबारा स्पीकर चुना गया है। इसको लेकर जनता टीवी ने कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सुरेश खन्ना जी हमारे साथ हैं। सर, लोकसभा ओम बिरला जी एक अनुभवी व्यक्ति हैं और पिछली बार लोकसभा का उन्होंने संचालन बहुत कुशलतापूर्वक किया। जिस प्रकार से एक स्पीकर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उन्होंने पूरे मनोयोग से उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया और आज मुझे खुशी है इस बात की कि वो फिर से स्पीकर चुने गए हैं, इसलिए हम बधाई देते हैं। सर, सब संविधान की किताब लेके गए हैं वहां पर। देखिए, ये सुरेश खन्ना जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। उनका कहना है कि ओम बिरला जी काबिल नेता हैं और संचालन उनकी जो उपलब्धि थी, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो जिस तरह का संचालन करते हैं। फिलहाल ध्वनि मत सही विधि है। कैमरा पर्सन व्यास के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। निषाद समुदाय के आरक्षण को लेकर जनता टीवी ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा है कि हम कानपुर के सती चौरा घाट पर संकल्प लेंगे। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं। सर, आरक्षण का मुद्दा बिहार से एक बार फिर उठ गया है। जो सहयोगी दल है वो भी कह रहे हैं कि आरक्षण होना, वो रिजर्वेशन की जो ऊपर सेंसस है वो होना चाहिए। आप इस सेंसस को लेकर क्या कहते हैं? आपका सरकार के साथ हमारा सेंसस कहाँ होगा? ये तय हो जाए कि हम पिछड़े में हो गया, कि अनुसूचित में होगा, कि लटकू राम में होगा, ये तो तय करें। तो ये तो संविधान की किताब लेकर आज के दिन में वोट लेने वाले, संविधान की किताब लेकर सदन में प्रदर्शन करने वाले लोगों से अपील है। उनको कहते हैं कि अगर आपने वोट लेके आए हैं, घड़ियाल को आंसू बहा के आए हैं, तो उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का जिक्र है। तो फिशरमैन को जब 1961 तक, हमारी गिनती 1991 तक अनुसूचित जाति में हुई, आरजीआई ने लिख कर दे दिया कि निकेवट मल्ला मझवार है, तो हमारा मझवार परिभाषित करें उनका अनुसूचित। पिछड़ों का कोटा पिछड़ों में से घटा लें, अनुसूचित जाति का कोटा बढ़ा दें जैसे और प्रदेश में है, जिससे इनके समस्याओं का समाधान हो जाए। तो केंद्र में तो भाजपा ही सरकार है ना। निश्चित रूप से समय आने पर होता है और समय पर चर्चा शुरू हो गई है, आज नहीं कल होगा। विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष भी अगर वोट लिया आरक्षण के नाम पर तो आए सदन में और हमारा साथ दे और कम से कम सहयोग, नहीं तो माना जाएगा कि आप वोट लेते और धोखा देते। संविधान की किताब लेके सभी ने शपथ ली है वहां पर। संविधान खतरे में कहा गया, चुनाव भी उसी मोड पे हुआ। अब आप कहां देखते हैं विपक्ष को फिलहाल, क्योंकि जिस तरह से संविधान बचाने की लड़ाई है वो अभी भी जारी है। हम तो कहते हैं संविधान में 18% आबादी वो कहाँ है, उसका तो साथ दें कम से कम, तब तो माना जाएगा। नहीं तो 17-18% आबादी यहाँ कह रही है कि खाली किताब लेके ढोते हो, इसका मतलब धोखा देते हैं। भाजपा के जो समीक्षा बैठकें हो रही हैं उसमें सहयोगी दलों पर आरोप लगाया जा रहा है। चाहे वो पश्चिम की एक सीट हो, वहां पर भी कहा गया कि आरएलडी के आने से नुकसान हुआ, संगीत सोम और वहां पर संजीव बालियान ने इस तरह का आरोप लगाया। फिर इधर पूर्वांचल में भी कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर से बहुत मदद नहीं मिली, उनसे नुकसान हुआ। तो सहयोगी दलों पर लगातार जो भाजपा के सांसद रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं। देखो, मैं तो सहयोगी दल हूँ, 2 सीट मिला था, भदोही आओगे, एक हार गए, एक जीते हैं। तो इसका मतलब हम सहयोगी, अगर समाज सहयोग नहीं देता तो कैसे जीतते, कैसे जय निषाद राज का नारा सदन पहुँचता? हमारा तो नाम आरक्षण। देखो, ये फिसली हो जाती है जो आरक्षण लेते हैं,
जो जातियां आरक्षण का, जो सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो लेदरमैन और मिल्कमैन ने जो इस तरीके से उस पर उन जातियों का आरक्षण पर कब्जा है, इन लोगों के अंदर भय व्याप्त किया, वो ट्रांसफर हो गए। निषादों को तो आरक्षण मिला ही नहीं, तो कहाँ भागेंगे? वो तो दिया ही है 70% को, और 30% तो इसलिए नहीं दिया कि उसके मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, उसको कई बातें नहीं कल ओवैसी जी ने शपथ ली, उसमें जय फिलिस्तीन भी कहा। अब उसका जवाब जय फिलिस्तीन का जनता देगी समय आने दी। हम तो बधाई देते हैं कि हमारे जय निषाद राज के नारे को लोगों ने सदन में आवाज उठाई। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजय निषाद जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और इनका कहना है कि संविधान बचाने की जो लड़ाई थी उसमें अगर विपक्ष जो जातिगत जनगणना की बात कर रहा था, अगर वो भी साथ में रखता है तो उसमें कहीं ना कहीं संजय निषाद उनके साथ हैं और निषादों की लड़ाई में वो हमेशा आगे रहते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आरक्षण की बात की जा रही है उसमें भी अब उनको ओबीसी से निकालकर एससी में डाला जाए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो सीधे आपको ले चलेंगे लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इको टूरिज्म पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मैं इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन और आज उसका लोगो भी आप सबके सामने यहां पर समर्पित हुआ है। मैं सबसे पहले इस संवाद कार्यक्रम में आप सब ने उपस्थित होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन या इको पर्यटन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रख करके आज इस संवाद कार्यक्रम में आप सहभागी बने हैं। मैं आप सबका प्रदेश की इस राजधानी में प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारा जो नवगठित इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है, यह एक कदम और आगे चढ़ा है। अब इसने अपना लोगो जारी किया है। पिछले एक वर्ष के अंदर क्या कुछ गतिविधियां इनके माध्यम से प्रारंभ हुई हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं, इसकी एक छोटी सी एग्जीबिशन आपने इको टूरिज्म से संबंधित बाहर भी देखी होगी। हम सब जानते हैं देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, देश का हृदय स्थल भी है। यहां पर पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वह गत वर्ष उत्तर प्रदेश में आए हुए 48 करोड़ पर्यटकों की संख्या हम सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करती है। यानी उत्तर प्रदेश की आबादी की लगभग दुगनी संख्या उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आई थी। लेकिन इसमें ज्यादातर जो टूरिस्ट था, ज्यादातर जो पर्यटक था, वह स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में आया था। काशी में संख्या 2023 में 10 करोड़ से अधिक थी। मथुरा वृंदावन में गत वर्ष यह संख्या 7.5 करोड़ से अधिक थी। अयोध्या में गत वर्ष यह संख्या 5 करोड़ से अधिक थी। और आप जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु राम के 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने के कारण अब वहां पर इसकी संख्या और कई गुना बढ़ रही है। यानी एवरेज 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या धाम में आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे संख्या काफी इसमें बढ़ोतरी होनी है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अलग अलग ऐसे बहुत सारे साइट हैं जहां पर लोग जाते हैं। लखनऊ के बगल में नैमिषारण्य है, चित्रकूट है, सुखतीर्थ है, विंध्यवासिनी धाम है, मां पाटेश्वरी धाम है, मां शाकंभरी धाम सहारनपुर है, या बौद्ध तीर्थस्थल चाहे वह कपिलवस्तु हो, चाहे वह
सारनाथ हो, कुशीनगर हो, श्रावस्ती हो, संकिसा हो, या जैन तीर्थ स्थलों के लिए या सूफी परंपरा से जुड़े हुए स्थलों के लिए, यानी अनेक संभावनाएं स्पिरिचुअल टूरिज्म की पहले से यहां मौजूद है। और यह संभावना बताती है कि अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए यहां पर स्पेस है, इसका मतलब मानव सृष्टि और जीव सृष्टि का एक उद्गम स्थल है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर देखना है तो सोनभद्र में फासिल पार्क को एक बार आप जाकर के देखिए। यानी उसकी जो उम्र है उतनी ही है जितनी जीव सृष्टि की है। लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व के वे सब फासिल वहां पाए जाते हैं। ऐसे अनेक स्थल आपको मिलेंगे, अनेक प्राकृतिक सरोवर मिलेंगे, ताल मिलेंगे। 15,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल तो हमारे पास केवल वन संपदा है। अच्छे पौराणिक काल के, ऐतिहासिक काल के वन उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और मैं जब देखता हूं, मुझे उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में जब जाने का अवसर प्राप्त होता है, एक बात मन में जरूर आती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वन भारत और नेपाल सीमा में सुरक्षित हैं। बहराइच, श्रावस्ती में, बहराइच में, बलरामपुर में, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में। लेकिन जब उस पार हम जाते हैं नेपाल की तरफ तो वहां एकदम वन पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। और इसीलिए चाहे वह चोका हो, चाहे वह दुधवा हो, चाहे वह पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो, और अब तो हम लोग चित्रकूट में भी और बिजनौर के अमानगढ़ में भी टाइगर रिजर्व के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तेजी के साथ इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। अनेक संभावनाएं इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है, हम सब जानते हैं। यानी अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म का स्थान है तो अवश्य ही हेरिटेज टूरिज्म का भी और इको टूरिज्म का भी स्पेस, वहां उतनी ही संभावनाएं उसके पास मौजूद हैं। और उन्हीं संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए लोगों का इसके प्रति आकर्षण बढ़े, मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो, अतीत और इतिहास के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हो, और भावी चेतावनी के प्रति हम सब जागरूक भी हो सकें। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने अपना इको टूरिज्म बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के पीछे का उद्देश्य ही यही है। अभी हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री जैसा कह रहे थे, इस बार जून की गर्मी मुझे लगता है लंबे समय तक उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को याद आएगी। टेम्परेचर कितना ऐसे बढ़ रहा था जैसे किसी साइकिल का चक्का घूम रहा हो, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। लोग असहाय थे, असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन इसके लिए कोई उत्तरदायी कोई दूसरा नहीं है, हम सबकी स्वार्थी गतिविधियां ही इसके लिए जिम्मेदार भी हैं। अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करने की हमारी जो प्रवृत्ति है, इसने इस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने पैदा की। अनेक नदियों के जल सूख गए, स्रोत सूख गए, सूखी पड़ी हुई थी। आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में हम लोग एक नाइट सफारी बना रहे हैं कुकरेल के पास, और कुकरेल के नाइट सफारी के पहले हम एक नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में, उसका नाम है कुकरेल नदी। कभी कुकरेल नदी थी जो गोमती की सहायक नदी थी,
आदि गंगा, गोमती को आदि गंगा भी कहते हैं, पीलीभीत से निकल करके और वाराणसी में ये मां गंगा के साथ इसका मिलन होता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। एसएसपी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये तो वही कहावत हुई है कि बगल में छोरा गांव भर में ढिंढोरा, और क्या कुछ कहा है सुनिए। तो वही कहावत हुई, बगल में छोरा और गांव भर में ढिंढोरा। पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड तो अपना ये विधायक बेदीराम निकला, और इस खबर ने तो पूरी की पूरी धोती खोल दी बेदीराम जी। ऐसे व्यक्ति जो माननीय बनकर विधानसभा के अंदर बैठेंगे तो आप कल्पना करिए उस प्रदेश के युवाओं का भविष्य क्या होगा। जवाब तो ओम प्रकाश राजभर जी को देना पड़ेगा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐसे बेशर्म, ऐसे पेपर लीक माफिया जो युवाओं के साथ में, नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता पूर्व के अंदर भी आया है और वर्तमान के अंदर भी कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने टिकट क्यों दिया? और अगर टिकट सब कुछ जानते हुए दिया तो क्या इसके अंदर कोई खरीद फरोख्त हुई थी? इसका जवाब ओम प्रकाश राजभर जी को देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग जब जब सदन के अंदर या विधानसभा के अंदर जाएंगे तब तब ये युवाओं के भविष्य के साथ इसी प्रकार का खिलवाड़ करते रहेंगे। और ऐसे लोगों को सदन में भेजने की जिम्मेदार, ऐसे लोगों को विधानसभा के अंदर भेजने की जिम्मेदार जो भी पार्टियां हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं के साथ में, नौजवानों के साथ में, भविष्य के साथ में जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बेशर्म बेदीराम को तो इस पूरे प्रकरण के अंदर जिस प्रकार खबर के अंदर उनका नाम चल रहा है, उनको तत्काल प्रभाव से अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत भी उनके अंदर शर्म लिहाज बची है तो। और ओम प्रकाश राजभर जी को भी तत्काल प्रभाव से विधायक बेदीराम को पार्टी से बहिष्कृत कर देना चाहिए, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो। वो उत्तर प्रदेश के पिछड़े, दबे कुचले, वंचित, शोषित लोगों के जो हक की बात करते हैं, क्योंकि जो युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हुआ, इसके अंदर हर वर्ग के बच्चे थे जिनकी लड़ाई आप लड़ने का दम भरते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो तत्काल प्रभाव से बेदीराम बेशर्म विधायक को पार्टी से निकालिए। और बेदीराम, तुम्हारे में थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बची है, तुमने युवाओं के भविष्य के साथ में जिस प्रकार खिलवाड़ किया है, तत्काल प्रभाव से अपनी विधानसभा से इस्तीफा दीजिए। और मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन करूंगा, इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जाए और इसके अंदर जितने भी लोग संलिप्त हैं, विधायक बेदीराम सहित, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करते हुए इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य के अंदर ये किसी प्रकार की, भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार की युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई भी प्रयास करने से पहले 10 बार सोचें। एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया ने बनाया है। एक दिन का कार्यभार संभालते हुए मासूम प्रभात रंजन ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एडीजी जोन पीयूष मोडिया ने एडीजी का कार्यभार संभाल रहे मासूम का हौसला बढ़ाते हुए सैल्यूट करने के साथ सभी निर्देशों का पालन करने के लिए आश्वासन भी दिया है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।